हमारे साथ जुड़े हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। तो क्या माने, मार्केट में वर्स्ट इज ओवर या फिर अभी ये कहना थोड़ा जल्दी होगा? गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक क्लियरली ये बोलना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट जो अंडर परफॉर्मेंस आया है मिड एंड स्मॉल कैप्स का ओवर लार्ज कैप्स, वो सिर्फ 2 या 3 हफ्ते से दिखाई दिया है। तो अगर 4 साढ़े 4 साल तक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है इस सेगमेंट ने, और अभी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, तो ये बोलना मुश्किल है कि वो 2-3 वीक में सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ को देखेंगे, वहां पे कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर अर्निंग्स में। वो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन जितने भी रिजल्ट्स आए वहां पे तो कुछ ऐसा पॉजिटिव्स नहीं है। तो ओवरऑल एक एक कंसोलिडेशन फेज ही लगता है विद सम मोर वोलेटिलिटी ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। गुड आफ्टरनून हर्षा जी, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन सर, मेरा सवाल थोड़ा मिड कैप को लेकर है। हालांकि 2 दिन में हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन आज भी ये डाउन साइड पर आ ही गया, अपने डे हाई से थोड़ा फॉल होता हुआ। क्या लग रहा है सर, मिड कैप और स्मॉल कैप, अब उसमें वैल्यूएशन का कंफर्ट दिख रहा है आपको? श्रेया, देखिए, अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप्स काफी महंगे वैल्यूएशंस पे हैं। पहले भी महंगे थे, वो जो महंगाई था वो थोड़ा बहुत एडजस्ट हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे हिसाब से 20 से 30% महंगा वैल्यूएशंस पे पूरा बास्केट ट्रेड हो रहा है। और उसमें दूसरा चीज है कि जो पिछले क्वार्टर में जो अर्निंग्स ग्रोथ था, वो बहुत ही डिसअपॉइंट किया था। मिड एंड स्मॉल कैप्स में एक्चुअली डी ग्रोथ दिखाई दिया था, और इस क्वार्टर भी ऐसे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। और यूजुअली जो अर्निंग सीजन का सेकेंड हाफ होता है, वहां पे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट हाफ में थोड़ा कम डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो अभी हम सेकेंड हाफ ऑफ अर्निंग सीजन में पहुंच रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पे आगे थोड़ा सतर्क रहने चाहिए, क्योंकि अगर डिसअपॉइंटमेंट्स कंटिन्यू होते हैं इस बास्केट में, तो जो वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है वो ऑप्टिकली और महंगा दिखाई देगा, क्योंकि अर्निंग्स का जो एक्सपेक्टेशन है अगले साल का, वो भी कटते जाएगा। तो इसीलिए और स्पेशली जिस मार्केट में इतना सारा अच्छा आउट परफॉर्मेंस आया है कोविड पैंडेमिक से लेके अभी तक मिड एंड स्मॉल कैप में, तो वहां पे तो मतलब 2-3 वीक में करेक्शन के हिसाब से लगता तो नहीं है कि पूरा करेक्शन खत्म हो गया। सर, तो अभी वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है। लेकिन सर, अभी तक जितने Q3 में रिजल्ट आए हैं, वो कैसे लग रहे हैं आपको? कहीं कोई स्पेस में रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं क्या? हालांकि स्लो डाउन ही दिख रहा है, लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग है यहाँ पे? देखिए, अगर आप निफ्टी बास्केट की बात करें, तो इस क्वार्टर में करीब करीब 6-6.5% का उम्मीद था पैट लेवल पे, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था। और अभी तक करीब 40-45% कंपनीज निफ्टी बास्केट में रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। और उनके अगर रिजल्ट्स देखते हैं, तो वो भी करीब करीब 6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यानी कि अभी तक का जो हेडलाइन ग्रोथ है, उसमें कोई ऐसा बहुत सारा वेरिएशन नहीं दिखाई दिया है। मिड एंड स्मॉल कैप्स में आप 2 किस्म के कंपनीज को देख सकते हैं। एक में है जहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी ग्रोथ का काफी अच्छा रहा है अभी तक, और वहाँ पे कुछ डिलीवरी भी हुआ है, तो वहां पे शायद थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा, लेकिन फिर भी इंक्रीमेंटल वहीं पे शायद एक्सपोजर्स लोग बढ़ाएंगे। और दूसरा सेगमेंट है जहां पे वैल्यूएशंस महंगे थे, और नंबर्स भी इतने कुछ खास ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहे, तो वहां पे जरूर और रिस्क आ सकता है। तो वही एक है एरिया जहां पे आपको सतर्क रहना चाहिए। ओके। अच्छा, हर्षा जी, क्या इस महीने भी म्यूचुअल फंड्स को उसी तरीके से, ऑब्वियसली जब डेटा आएगा तब कंफर्मेशन मिलेगा, लेकिन आपके पास तो टेलटेल्स साइंस होंगे, क्या उसी तरीके से रिटेल ने पैसा इस बार भी डाला है? इस गिरावट में भी एसआईपी वगैरह उसी हिसाब से कंटिन्यू करी हैं? और अगर ऐसा है तो आपके पास जो और कैश आ रहा है, उसको आप कहाँ डाल रहे हैं अभी? अनुज, देखिए, ये तो नहीं है कि जो इनफ्लो आता है वो ओवरनाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम किसी में इन्वेस्ट करना ही जरूरी है, ऐसा तो नहीं है। तो स्पेशली जब वैल्यूएशंस पे कंफर्ट नहीं है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो हम थोड़ा बहुत ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो उस हिसाब से जो इन्फ्लोज आया है, जरूरी नहीं है कि सबके सब इन्फ्लोज हमारे जितने भी आया है पिछले महीने में वो इन्वेस्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से आधा से 1% शायद एवरेज कैश लेवल्स हमारा बढ़ा ही होगा। इसका मतलब है कि जो
इनफ्लोज आए हैं, शायद वो पूरा इन्वेस्ट नहीं हुए हैं। और ट्रेंड की बात करें तो मेरे हिसाब से एसआईपी नंबर्स में कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक महीने का वोलेटिलिटी से कोई अपना सिप बंद कर देंगे या पॉज कर देंगे। तो हमें लगता है कि सिप के नंबर्स तो वैसे ही रहेंगे, और हो सकता है कि लमसम जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन दिख सकता है, या कहीं रिडेम्पशन भी थोड़ा पैनिक में कुछ लोग किए होंगे। बट ब्रॉडली मार्केट के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज दिखाई देगा डोमेस्टिक फ्लोस में, एटलीस्ट अभी तक का जो नंबर्स जो जो अनुमान लगा रहे हैं उसके हिसाब से। सर मेरा फॉलोअप क्वेश्चन नहीं है अनुज सर से, अब ऐसे अनुज सर के क्वेश्चन से। सर ये 2-3 साल में देखेंगे तो रिटेलर्स ने म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए हैं, क्या म्यूचुअल फंड प्रिपेयर था इस मार्केट फॉल के लिए? देखिए, वो तो हर एक का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से होगा, लेकिन हमारा यही था, आपने भी देखा होगा पिछले कितने शोज में भी हम ब्रोकन रिकॉर्ड की तरफ बात कर रहे थे कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, और यहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप में जरूर वैल्यूएशन रिस्क है वगैरह वगैरह। तो एक तरफ से हम उसके लिए तैयार थे, तो उसी हिसाब से हमने अपना सेक्टोरल एक्सपोजर और स्टॉक एक्सपोजर चुने थे। तो इनफैक्ट इस अर्निंग सीजन में वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड ही था कि नंबर्स इतने कुछ खास नहीं आएंगे। हर्षा जी, सबसे ज़्यादा जो मार्केट में पेन पॉइंट रहे थे वो कुछ सेलेक्ट लार्ज प्राइवेट बैंक्स में थे इस अर्निंग सीजन में। हालांकि उसमें से सिर्फ एक सबसे बड़े बैंक को छोड़ दें तो बाकी बैंकों ने कुछ हद तक पॉजिटिव रिटर्न्स, पॉजिटिव नंबर्स भी डिलीवर किए और मार्केट ने पॉजिटिवली लिए भी। क्या यहाँ पर कुछ टेक्सचर चेंज हो रहा है? देखिए, अगर आप प्री कोविड वैल्यूएशंस और अभी का वैल्यूएशन देखेंगे, इस सेक्टर में बहुत अच्छा खासा वैल्यूएशन कंफर्ट है। जरूर ये भी है कि हेडविंड्स हैं शॉर्ट टर्म में, उस हिसाब से नंबर्स नहीं आएंगे जिस हिसाब से मान लीजिए 7 या 8 साल पहले इस सेक्टर से जो पैट ग्रोथ नंबर्स आ रहे थे। लेकिन हमारे हिसाब से काफी कुछ जो नेगेटिव्स हैं यहाँ पे डिस्काउंटेड है, और इस वॉलेटाइल मार्केट में शायद ये अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे। और अगर आप अगले अगले साल का अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी देखेंगे और हर एक सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा वो देखेंगे, तो जैसे कि इस साल में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या लार्ज बैंक्स जो हैं वो कुछ खास नहीं किए हैं एवरेज मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ के तुलना में। लेकिन अगले साल में हमें लगता है कि थोड़ा बहुत बेटर होना चाहिए। तो अगर वो थीसिस सही आता है तो समवेयर फाइनेंशियल ईयर 26 में कहीं ना कहीं जाके आपको एक बॉटमिंग आउट इस सेक्टर में दिखाई देना चाहिए। ओके, अच्छा, एक सेकंड में आता हूँ आपके पास। मार्केट में एकदम से 3 PM मूव आया और देखिए निफ्टी किस तरीके से, जो एक लग रहा था कि एकदम फ्लैट बंद होने की तैयारी कर रहा है, एकदम से 100 पॉइंट की रैली आई निफ्टी में। 23,252 पर आया और बहुत शार्प जंप आपको कुछ स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में दिखाई देंगे। जैसे कि BEL का एक बार आप इंटरडे चार्ट देखिए, आप नेस्ले का इंटरडे चार्ट देखिए, आप उसके अलावा अगर एक दो और इंटरडे चार्ट, HDFC बैंक का एक बार इंटरडे चार्ट देखिए आप ज़रा स्क्रीन पर। सिर्फ HDFC बैंक क्यों, ICICI बैंक भी, तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर एकदम से मूव्स आए इस समय। डाबर के नंबर्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 2% स्टॉक ऊपर है। FMCG एक और पॉकेट थी जहाँ पर दिक्कत थी पिछले अर्निंग सीजन में हर्षा जी, लेकिन इस बार नंबर्स उतने ख़राब नहीं हैं और कुछ केसेस में तो अच्छे लग रहे हैं। क्या यहाँ पर भी साइन बन रहे हैं कुछ कि वर्स्ट इज़ ओवर? अनुज, देखिए, एक डार्क हॉर्स जैसा सेक्टर है FMCG बोल सकते हैं आज के दिन में। काफी कुछ नेगेटिव्स ऑलरेडी यहाँ पे भी प्राइस में आ चुका है, और अगर बजट से कोई राहत मिलती है टैक्स पेयर्स को, अगर वो कंजम्पशन इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है, या अगर अगला मानसून अच्छा होता है और उसके वजह से रूरल में जो नॉर्मलाइजेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आता है, तो हो सकता है कि इस सेक्टर से भी आपको एक परफॉर्मेंस मिले। लेकिन जरूर जैसे बैंकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, उसी हिसाब से यहाँ पे भी अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे तो कुछ खास पॉजिटिव्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में यहाँ पे भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए।
अगले 2-3 क्वार्टर्स में देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट। सर ये पूरी चर्चा में हमने ना पीएसयू स्पेस को कवर नहीं किया। ये पीएसयू स्पेस सर जिस तरीके से रैली देखने को मिली थी हमें पिछले साल, अभी इस साल की शुरुआत और इनफैक्ट 6 महीने में भी उतनी कुछ वाव परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। पीएसयू स्पेस में कहीं बेट लगा रहे सर आप, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी हो, रेलवे हो? देखिए, पहले भी हमने जब भी डिफेंस की बात हो रहा था तो हमने यही बोला कि ये पूरा सेक्टर एक होमोजीनियस सेक्टर नहीं है। ओनरशिप भले गवर्नमेंट के पास हो मेजॉरिटी ओनरशिप, लेकिन हर बिजनेस अलग है, हर कंपनी का ग्रोथ पाथ अलग है, हर कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वैल्यूएशंस, हर हर कोई चीज देखेंगे आप अलग है। तो इसीलिए वो बहुत ही कम टाइम में ऐसा आपको दिखाई देता है जहां पे एक एक बहुत सारा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से आप यूनिफॉर्म तरीके से पूरा सेक्टर को परफॉर्म करते हुए देखते हैं या पूरे बास्केट को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। और दूसरा होता है जहाँ पे वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो जाते हैं और तभी भी जब भी गिरावट होता है तो सभी पूरे सेक्टर पार्टिसिपेट करता है। बट अदरवाइज इन मोस्ट नॉर्मल कंडीशंस आपको बॉटम अप इवैल्यूएशंस करने पड़ेंगे। तो हमारे काफी कुछ पोजीशंस हैं पीएसयू स्पेस में, लेकिन वो बॉटम अप इवैल्यूएशन से ही बना हुआ है, बल्कि वो ओनरशिप के हिसाब से या टॉप डाउन एनालिसिस के हिसाब से। हमारे पोजीशंस हैं बैंकिंग में है, ऑयल एंड गैस में है, पावर में है, डिफेंस में, काफी कुछ क्षेत्रों में हमारे पोजीशंस हैं। बट लेकिन वो सभी जो एवैल्यूएशन हुआ है वो स्टॉक स्पेसिफिक लेवल से हुआ है, बल्कि वो ओनरशिप के हिसाब से। ठीक है। सर बजट में अब बस 1.5 दिन ही रह गए हैं। क्या लग रहा है सर, बजट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी, साथ ही आपको कौन सी स्पेस में लग रहा है कि वहाँ पे बजट से बूस्ट मिल सकता है? देखिए, बजट का जो क्रिटिकल चीज जो मार्केट के हिसाब से लोग देखेंगे वो रहेगा, एक तो फिस्कल डेफिसिट का जो ग्लाइड पाथ है वहाँ वो कितना हद तक वो मीट हो सकता है। तो हमारा अनुमान ये है कि जो अगला साल का फिस्कल डेफिसिट नंबर रहेगा वो करीब 4.5 से नीचे होना चाहिए, 4.5% तक से नीचे होना चाहिए। और उस हिसाब से ये भी एक देखना जरूरी है कि एक एक तरफ आपका फिस्कल कंसोलिडेशन चलता रहेगा तो दूसरी साइड जो मच नीडेड जो एक्सपेंडिचर प्रोग्राम है उसको कैसे आप कैरी आउट करते हैं। जरूर इस साल थोड़ा बहुत डिले हुआ है, शायद जब फाइनल नंबर्स आएंगे इस साल का बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर शायद ही मीट होंगे। और उस बैकड्रॉप पे सबका नजर यही रहेगा कि क्या नंबर्स अगले साल के लिए बजट होंगे और किन किन सेक्टर्स पे उनका फोकस रहेगा। तो हमें लगता है कि काफी कुछ जो क्रिटिकल एरियाज है वहां पे तो कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं रहेंगे, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज, पावर, ये सब तो बहुत ही जरूरी क्षेत्र हैं। तो वहां पे कोई ऐसा कंस्ट्रेंट्स आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल यही सब देखेंगे। और दूसरा है जो बहुत ज्यादा मीडिया में भी चर्चा हो चुका है, जो जो इनकम टैक्स रेट्स जो हैं उनके रैशनलाइजेशन या स्लैब्स का रैशनलाइजेशन जो लोग बात कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली एक तरफ से कंजम्पशन सेक्टर के लिए और ओवरऑल मार्केट के लिए भी काफी कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मिल सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हर्षद जी, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बाजार की बात करें